Subset and superset. If A and B are two sets, then every element of set A is in the set B. The set A is the subset of set B, and the set B is the superset of A. यानी कि अगर हम सबसेट की बात करें तो अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं A एंड B, और अगर A जो है B का सबसेट है, इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट जो है B सेट के अंदर आएंगे। तो इसलिए जो है A इज द सबसेट ऑफ B। अब अगर A B का सबसेट है तो B है सुपरसेट, B सुपरसेट हो जाएगा क्योंकि B कंटेन कर रहा है A को। A के सारे एलिमेंट्स सेट B के अंदर हैं। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। अगर हमारे पास कोई एक सेट है A और उसके अगर हम सबसेट्स निकालेंगे तो हमें यहाँ पर सबसेट्स मिलेंगे, और उन सबसेट्स का सेट होता है पावर सेट। ओके, पावर सेट की कार्डिनलिटी हमें जो है कार्डिनलिटी का मतलब हमें पता है, नंबर ऑफ elements or the collection of objects inside a set. We can count that. So the counting is known as the cardinality of the set. और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं। Equivalent set, when two sets given A and B and the cardinality is equal, then both of the sets are equal. दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो एलिमेंट्स कौन से हैं, तो वो इक्विवेलेंट सेट बोले जाते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी में है ए बी सी, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज आल्सो 3, so both of these sets are equivalent sets. Okay, then difference of a set. Let A and B be two sets A minus B, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि हमें वो सारे एलिमेंट्स दे दो जो सिर्फ और सिर्फ A में हैं। तो यहाँ पर है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, x such that x belongs to A and x does not belongs to B। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, ये अगर A सेट है और B सेट है, तो सिर्फ A के एलिमेंट हमें दे दो, ये हो जाएगा A माइनस बी। और अगर हम B माइनस A की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ B के एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं चाहिए और जो A वाले भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो B में है, कॉमन नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं दो सेट्स का, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ A में होंगे और जो सिर्फ B में होंगे, कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ये वाले, ये कॉमन और एलिमेंट्स वाला पार्ट नहीं आएंगे। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। इस तरह से हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं। So let A and B be two sets. Symmetric difference of sets is the set of all those elements which are either present in A or in B but not in both. So the set of all x, the set of all x such that x belongs to the A union B set and x does not belong to the A intersection B set.
we can also write it as like a minus b union b minus a. तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम पहले a माइनस बी निकालेंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन सेट A, देन b माइनस a निकालेंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन सेट B, और दोनों का यूनियन। तो इससे क्या होगा, यूनियन से हमें a माइनस बी के एलिमेंट्स और b माइनस a के एलिमेंट्स का कलेक्शन चाहिए। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं कम्यूटेटिव लॉ, जैसे कि हम लोग अरिथमेटिक में पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो उसी तरह से हमारे पास सेट्स में भी कुछ लॉ हैं जो कि काफ़ी यूजफुल हैं। अब अगर हम सेट्स के एप्लीकेशंस को समझेंगे कि सेट्स कहाँ पर यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, तो वैसे तो सेट्स का यूज पूरी मैथमेटिक्स में है। चाहे अगर हम अरिथमेटिक की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, या जियोमेट्री की बात करें, या हम कैलकुलस की बात करें, या हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, मैथमेटिकल प्रूफ्स में तो हैवीली यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। तो हम किसी भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो सेट जो है उसका बेस है, लैंग्वेज है। ओके, अब वो कैसे है, जैसे अगर हमने नंबर सिस्टम देखा है, ठीक है, अरिथमेटिक में, तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसी तरह से अगर हम कोई अलजेब्रा में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उस इक्वेशन का अगर हम, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसका अगर हम उसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं या पॉइंट्स आते हैं, तो वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिस पे वो इक्वेशन सॉल्व हो रही होती है या आइडेंटिफाइड हो रही होती है। इसी तरह से जियोमेट्री है, जियोमेट्री में सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ओके, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम लोग कलेक्शन में जो है उनकी पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। और अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें या डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें, तो सेट्स तो बेस है वहाँ पे, अगर हमें डिजिटल कंप्यूटर समझना है। क्योंकि जब हम सेट समझते हैं, फिर हम लॉजिक समझते हैं, प्रोपोजिशन समझते हैं, फिर हम बूलियन अलजेब्रा समझते हैं, कैसे बूलियन अलजेब्रा काम करता है, उसमें कौन कौन से लॉ हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, फिर उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर इसी तरह से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं, लॉजिकल जो डिज़ाइन है वो बनाते हैं, जिसमें हम लोग हैवीली यूज़ करते हैं जो है एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। उसी तरह से हमारे पास फिर लॉजिक गेट्स भी डिफाइन होते हैं जो सेट्स के ऑपरेशंस हैं, एंड और नॉट, दीज ऑपरेशंस। और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखते हैं, अगर हम कोई कंडीशंस लगाते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ पे हमें कुछ कंडीशन लगा कर रिजल्ट लिखना है। अगर हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं वैल वन एंड वैल टू, या हम लिखते हैं वैल वन और वैल टू, तो जो इसका रूल है वो सेट थ्योरी से ही आइडेंटिफाइड होता है। तो ये यहाँ पर अगर हमने एंड ऑपरेशन लगाया है कि दोनों वैल्यूज हमें चाहिए, दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हमने और ऑपरेशन लगाया है, यूनियन लगाया है, तो दोनों में से कोई भी एक, एटलीस्ट वन। तो जो रूल्स हैं, वो एप्लीकेशंस में जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो सेट थ्योरी से ही हो रहे हैं। तो ये लॉज भी यहाँ पे काफ़ी पिवटल रोल प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी और उनका यूनियन निकाल रहे हैं, तो अगर हम सेट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। इसी तरह से हम तीन सेट या चार सेट का कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन भी ले रहे हैं और सेट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तब भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। इसी तरह से अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का यूज़ कर रहे हैं,
तो कम्यूटेटिव लॉ में हम देखेंगे ऑर्डर चेंज करने में जो है रिजल्ट सेम ही रहता है। एसोसिएटिव लॉ में जो कह रहा है यहाँ पे हमारा कि हम जो है सेट की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। अगर हमने पहले ए यूनियन बी निकाला है, फिर हम जो इसका रिजल्ट आएगा उसका हम यूनियन सी निकाल रहे हैं, तो वो बराबर होता है, अगर हमने पहले बी यूनियन सी निकाला फिर उसके रिजल्ट के साथ जो है हमने यूनियन किया सेट ए के साथ, तो रिजल्ट यहाँ पे सेम रहता है। तो ग्रुपिंग चेंज करने से भी अगर रिजल्ट सेम रह रहा है तो वो एसोसिएटिव लॉ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी चॉइसेस या हमारा जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे, या जो अगर हम एप्लीकेशन कुछ बना रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर ग्रुपिंग पे प्रायोरिटी चेंज कर दें, तो और प्रायोरिटी चेंज करने पे अगर हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है तो वो हमारा एसोसिएटिव लॉ में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे जो सेट्स के ऑपरेशन है इंटरसेक्शन और यूनियन, तो इनका अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी रिजल्ट सेम रह रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ए यूनियन देन द ब्रैकेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे फिर उसके साथ हम यूनियन करेंगे सेट ए के साथ। और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी देन इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है और जो ये इसका रिजल्ट आ रहा है वो दोनों सेम है। तो ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी रिजल्ट सेम आ रहा है। अब जैसे हम लोग अरिथमेटिक में देखते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है यहाँ पे, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन का केस ले लेते हैं 2+3, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो बराबर होता है 5 × 2 + 5 × 6। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे 5 देन मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25, 5 2 या 10 प्लस 5 3 या 15 विच इज आल्सो 25। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हो गया, ऑपरेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी रिजल्ट जो है सेम मिल रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाएगा। डी मॉर्गन्स एक बहुत ही फेमस जो है मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है सेट थ्योरी में काफ़ी अपना योगदान दिया है। तो उन्होंने भी यहाँ पे कुछ अपने लॉज बताए हैं कि अगर हम जो है ऑपरेशंस और जो है यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो भी हमारा जो है रिजल्ट सेम रहता है। अगर हम यहाँ देखें ए यूनियन बी पहले निकाला, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकाला, और अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालें फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालें देन इंटरसेक्शन करें, तब भी रिजल्ट सेम रहता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, सेट ए है हमारे पास 1 2, देन सेट बी है हमारे पास 2 3। तो अब अगर हम देखें ए यूनियन बी, हमारे पास हो जाएगा 1 2 एंड 3, और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यूनियन माइनस ए यूनियन बी, सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस, तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 एंड ए यूनियन बी, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है, तभी हमें मिलेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में वो सारे हमें एलिमेंट्स दे दो जो नहीं है, तो कौन से नहीं है, 3 एंड 4। अब इसी तरह से अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स दे दो जो ए में नहीं है। ए में कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, जो बी में नहीं, तो बी में है 2 और 3, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हो गया 1 4 और 5। ठीक है, तो जो है यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यहाँ पे हमें मिला है 4 और 5। अच्छा, तो रिजल्ट तो सेम नहीं हुआ, 3 और 4 है यहाँ पे, 4 और 5 है। ये कैसे हो रहा है देखते हैं, 1 2 3 4 5, ए में हो गया 1 और 2, बी में हो गया 2 और 3,
तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, तो जो एलिमेंट इसमें नहीं है 1 2 3 4 और 5, हाँ तो यहाँ पे 4 और 5 आएगा ना, 4 और 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये लॉज कितने पावरफुल हैं। अब अगर हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वो इक्वल्स होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो है, अगर हम सिंबल्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स हम इंडिविजुअली निकालते हैं, तो रिजल्ट सेम रहता है। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए और बी है, ठीक है। तो यूनियन में क्या आ जाएगा हमारा, ए यूनियन बी में आ जाएंगे ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। ए यूनियन बी में आ जाएंगे हमारे ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स एंड देन कॉमन एलिमेंट्स, ओके। अब अगर हम बोलें इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्स, वो सारे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्स में है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं इसको, और अगर हम निकालते हैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो कैसे काम करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया वो सारे एलिमेंट्स ए में जो ए में नहीं है, तो बी के एलिमेंट और यूनिवर्स के एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जो एलिमेंट्स बी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए में है और यूनिवर्स में है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों का यूनियन, यूनियन आप निकाल लेंगे, तो हमें वो जो है फाइनल सेट मिल जाएगा जो कि इसके बराबर होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको एग्जाम्पल से हम लोग इसको भी समझ सकते हैं कि हमने कुछ एलिमेंट्स दे दिए या कुछ नंबर्स दे दिए, ठीक है, और फिर हमने ये फॉर्मूला लगा के, ऑपरेशन लगा के इसको हमने टेस्ट कर लिए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि ए माइनस बी यूनियन सी, यानी कि पहले बी यूनियन सी निकालेंगे फिर उसमें ए का डिफरेंस, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं ए बी एंड सी, ठीक है, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में कौन सा पार्ट आ जाएगा, बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स, देन सी के एलिमेंट्स, एंड देन जो दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा बी यूनियन, इसमें कर देना है ए माइनस, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, ओके, बी यूनियन सी में नहीं आ रहे हैं, तो वो पार्ट हो जाएगा हमारा वो सारे एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं आ रहे हैं, और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसके इक्वल। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी, तो हम पहले निकाला ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, ये ए सेट हो गया बी, तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, एंड देन ए माइनस सी, ए माइनस सी हो जाएगा हमारा वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है, और वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है सी में नहीं है, तो हमारा सॉरी ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट कहाँ आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है। अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझ लें, वो भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास है एक सेट 1 2 3 4, बी हो गया 3 4 5 6, सी हो गया 7 8 3 4 9, तो अगर हम देखते हैं बी यूनियन सी निकालेंगे, तो 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, और ए इसमें माइनस कर देंगे, ए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा ए है 1 2 3, तो वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है ए के, लेकिन ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 और 4 जो है वो बी में है, तो ये काउंट नहीं होंगे, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1 2, ए माइनस बी यूनियन सी आ जाएगा 1 2। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फिर ये वाला ए माइनस बी और ए माइनस सी, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब जो एलिमेंट्स बी में नहीं है सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो यहाँ पे भी 1 और 2 आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी, वो सारे एलिमेंट्स ए के जो सी में नहीं है, 3 और 4 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 और 4 तो ये हट जाएगा, तो सिर्फ एक एलिमेंट्स आएंगे, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, और इसको हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 1 2, 1 2 आएगा जो सी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, तो ए ये हो जाएगा, ये फिर इसका आंसर आ जाएगा ए माइनस बी हो गया, और ये हो गया हमारा ए माइनस सी, रिजल्ट आ जाएगा इंटरसेक्शन, तो 1 2, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। इस तरह से हम वेन डायग्राम से और एग्जाम्पल्स से हम लोग समझ सकते हैं इनके एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस को, कौन सा एलिमेंट आएगा कौन से सेट में और कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, जब हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं या इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में आइडेंटिटी लॉ कहता है कि अगर हमारा जो है रिजल्ट सेम सेट आ रहा है, मतलब कि अगर हमने एक या यूनियन लिया एम्प्टी सेट के साथ, और अगर हम एम्प्टी सेट का यूनियन में ए के साथ, तो हमारा रिजल्ट आएगा ए। इसी तरह से अगर ए का इंटरसेक्शन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, तो हमारा रिजल्ट आया सेम सेट, ओके। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, अगर हम 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 ही आएगा ना, या 2 ही आएगा। इसी तरह से अगर एडिशन हम करें ए इज इक्वल टू 5 है, तो आइडेंटिटी उसका 0 होता है, क्यों, क्योंकि 5 + 0 5 मिलेगा, मतलब नंबर के साथ, तो ए का आइडेंटिटी सॉरी एडिशन का आइडेंटिटी होता है 0, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी होता है 1, ठीक है, यानी
अगर हम हमारे पास कोई एक सेट है ए, उसमें हम यूनियन निकाल रहे हैं नल सेट के साथ, तो हमारा वो रिजल्ट परसिस्ट रहेगा, वही जो है सेट बना रहेगा, उस सेट में कोई चेंज नहीं आएगा। आइडेम्पोटेंट लो होता है कि अगर हम सेट का खुद से इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट वही मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम सेट का खुद से यूनियन कर रहे हैं तब भी हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। आइडेम्पोटेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे भी है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब हो गया, अगर हम इसको वेन डायग्राम पे देख लेते हैं सिंपली, एक यूनिवर्सल सेट है और हमारे पास एक सेट है ए, तो इसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर आएंगे, और अगर हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट इन ए, तो वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। और अगर हम बोलें कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये आया है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बी ए सेट दिया है 1 2 3, और बी सेट दिया है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे क्या बोलते हैं सेट्स हो सकते हैं ना। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ बोलेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस जो भी है वहाँ पे जितने भी सेट हैं हम सबका मतलब नॉट ए, तो ए नहीं आएगा उसमें, ए कॉम्प्लीमेंट में, तो 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो सेट बी में 4 और 5 है, यहाँ पे हम चलो 6 भी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो देख लेते हैं। तो इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो इस ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे वो, 1 2 और 3, 4 5 6 तो ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो 4 5 6 नहीं आएंगे, तो आंसर क्या होगा, ए, है ना। इसी तरह से ये हम लोग समझ सकते हैं ये लॉज। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। Dual of identity. An identity obtained by interchanging union and intersection and null set and universal set in the given identity is called the dual of the identity। यानी कि अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी गिवन है और उसमें हम ऑपरेशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, यूनियन को इंटरसेक्शन से कर देते हैं, तो जो हमें आइडेंटिटी मिल रही है उसको बोला जाता है ड्यूल ऑफ आइडेंटिटी। ओके, यानी कि ये रूल जो है स्टेब्लिश हो गया। एक आइडेंटिटी हमारे पास पहले से गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है तो वो रिजल्ट सेम बना रहा है। अब अगर हम इसी आइडेंटिटी में इस यूनियन को इंटरसेक्शन से कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें जो आइडेंटिटी मिल रही है वो बोली जाती है ड्यूअल ऑफ आइडेंटिटी, इज नोन एज ड्यूअल ऑफ आइडेंटिटी। तो ऐसे बहुत सारी ड्यूअल ऑफ आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है और इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है, तो अब यहाँ पे हमने यूनिवर्सल यूनियन को इंटरसेक्शन से कन्वर्ट कर दिया और यूनिवर्सल सेट को एम्प्टी सेट से कन्वर्ट कर दिया, तो जो ये हमें आइडेंटिटी मिल रही है उसे बोलते हैं ड्यूअल ऑफ आइडेंटिटी। अब जैसे अगर हम बोलें ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे हम बोलें यूनियन ए यूनियन ए विद एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए, तो ये भी एक ड्यूअल ऑफ आइडेंटिटी बोली जाएगी। ठीक है, ऑपरेशंस को इंटरचेंज करने से जो हमें आइडेंटिटी मिल रही है एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी में, वो हमें बोला जाता है ड्यूअल ऑफ आइडेंटिटी।
सम फॉर्मूला ऑन कार्डिनैलिटी। तो ये फॉर्मूला पहले भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं और हम जो है कार्डिनैलिटी निकालना चाहते हैं, और तो वो ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर थ्री सेट्स हैं तो कैसे करेंगे काम। तो अगर हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हम निकालेंगे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए ये हो गया। इसी तरह से बी, अब जो एलिमेंट्स बी में है वो ए में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम करते हैं माइनस इंटरसेक्शन, यानी कि डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है। अब अगर थ्री सेट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, माइनस डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी, फ्रॉम बी इंटरसेक्शन सी, from C intersection A, then intersection of all of these three sets. ऑर्डर्ड पेयर, अब ये नया कंसेप्ट है। इसके आगे हम लोग फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस देखेंगे क्या होते हैं सेट्स थ्योरी में, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ना, वो मतलब कि उसका ऑर्डर प्रिजर्व होता है। अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। A pair of elements A and B arranged in specific order, say A comma B, is called ordered pair. So in the ordered pair, first element is the first coordinate, second element is the second coordinate. अगर हम ज्योमेट्री में कार्टेशियन जो है सिस्टम की बात करें तो उस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो अगर हम इनको इंटरचेंज कर देंगे तो कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये एक ऑर्डर्ड होते हैं, इनका ऑर्डर प्रिजर्व होता है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन हैं और उनके एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो वो बोले जाएंगे जो है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। ओके। उनके अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू बराबर है तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल माने जाएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर का आगे क्या यूज है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है वो देखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में कुछ वैल्यूज गिवन हैं तो वो जो है उनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, क्योंकि उनका ऑर्डर प्रिजर्व होता है। उनका ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। इफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, अगर ये कंडीशन है तो इट मस्ट बी ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। यानी कि अगर हमारे पास 5,5 इज इक्वल टू 5,5, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है। तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी हम उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं ऑर्डर। अब अगर ए कॉमा बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है बराबर नहीं हो सकते हैं अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि इफ A and B are any two non-empty sets, then Cartesian product of A and B, meaning the ordered pair, suppose we have x comma y, such that x belongs to A and y belongs to B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है। अगर हम देखें हमारे पास कोई एक सेट है A is equal to 1,2 और B है हमारे पास 3,4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलेगा कि जो पहला वाला जो पेयर है, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो ए को बिलोंग करेगा, सेकंड वाला बी को बिलोंग करेगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो ये वाला जो है ए को बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है, सेकंड वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है वो बी को बिलोंग कर रही है। ओके, क्योंकि हमने लिखा है ए क्रॉस बी। अगर हम लिख देंगे बी क्रॉस ए तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। पहले बी आएगा, पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, फिर ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यानी कि जो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो ए को बिलोंग कर रहा है, वाई का वैल्यू बी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली यूज होता है। जब हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में भी हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाए, क्योंकि ऑर्डर ही चेंज हो गया ना। हम यहाँ पे हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कभी भी इक्वल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ, हम इसको इक्वल कर सकते हैं अगर हमने पहले ए क्रॉस बी वाले एलिमेंट्स ले लिए और फिर हम कार्डिनैलिटी निकालेंगे, या फिर हम पहले कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देन दोनों का प्रोडक्ट, तो वो सेम होगा। इफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5, कब होगा? या तो ए एम्प्टी हो या फिर बी एम्प्टी हो या दोनों ही सेट्स एम्प्टी हो, तभी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट एम्प्टी आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम उनको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्री डायग्राम में कर सकते हैं, ग्राफिकल में कर सकते हैं। तो एरो डायग्राम में करने के लिए हम अपना जो है वो मतलब सेट ए के एलिमेंट देन सेट बी के एलिमेंट देन उनको हम एरो से मार्क कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स कैसे जो है ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी की बात करेंगे तो हमारा इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए कॉमा वन, जैसे कि यहाँ पर है। उसके बाद ए कॉमा टू, देन ए कॉमा थ्री। उसके बाद फिर बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, बी कॉमा थ्री, देन सी कॉमा वन, सी कॉमा टू, सी कॉमा थ्री। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग हो रही है। ओके, ट्री डायग्राम में भी हम देख सकते हैं इसी तरह से सिंपली कि कैसे जो है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, वी कैन रिप्रेजेंट either any of these three forms: arrow representation, tree diagram और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ग्राफिकल हम लोग अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, एक्स और वाई। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, सॉरी दो सेट्स हैं, तो एक को हम जो है एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं, दूसरे को वाई एक्सिस पे, एंड देन दोनों के पॉइंट्स और जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस बी 1,3, यहाँ पे जाएगा 1,3, ये हो जाएगा 1,4, ये हो जाएगा 1,5, इसी तरह से ये हो जाएगा 2,3, 2,4 एंड 2,5, ये हो जाएगा 3,3, 3,4, 3,5। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।